आज यानी कि 4 जून 2026 को शेयर बाजार खुलते ही एक कंपनी का शेयर धड़ाम से गिरा और लोअर सर्किट पर झटका करीब 5% टूट गया और 100 रुपए के पास आ गया। लोअर सर्किट का मतलब जब आप ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि शेयर की जो कीमत है बहुत तेजी से गिर रही है। इस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स और इस गिरावट के पीछे है एक दिन पहले आया मार्केट रेगुलेटर सेबी का एक आदेश। सेबी ने इस कंपनी और इसके प्रमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता पर फाइनेंशियल आंकड़ों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और पैसों के हेरफेर का इल्जाम लगाया है। कितना बड़ा पैमाना? 5 साल में तकरीबन 15 लाख करोड़। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद की सतह पर उतरा था। 15 लाख करोड़ में ऐसे चंद्रयान 2500 बार चांद पर भेजे जा सकते हैं। तो इतना होता है 15 लाख करोड़, जो बकौल से भी मेहता ने गलत तरीके से दिखा दिया। अब मेहता पर कंपनी के शेयरों में किसी भी तरह का लेन देन करने से रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। इस आदेश का असर कितना बड़ा हो सकता है ये आप एक नंबर से समझिए। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की इसमें 10% से ज्यादा हिस्सेदारी है, यानी आपका और हमारा पैसा। मतलब साफ है, अगर सेबी के आरोप आगे जांच में सही साबित हो जाते हैं तो ये सिर्फ कंपनी की मुश्किल नहीं होगी, इसके शेयर होल्डर्स का पैसा और घूम फिरकर LIC के जरिए आम लोगों का पैसा भी खतरे में पड़ सकता है। एक 3000 करोड़ की कंपनी की बची कुछ वैल्यू भी सवालों के घेरे में आ सकती है और शेयर और टूट सकता है। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल राजेश एक्सपोर्ट्स कोई छोटी कंपनी नहीं है, कम से कम कागजों में तो नहीं है। बैंगलोर की एक कंपनी सोने के कारोबार में है। सोना रिफाइन करना, ज्वेलरी बनाना और उसको बेचना इसके काम है। और इसके आंकड़े देखिए आप, ये कम से कम जो इसने दिखाए हैं आंकड़े वो हम आपको बता देते हैं। सिर्फ एक साल में फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने करीब 2,58,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया था। ये कोई इकलौता साल नहीं था, साल दर साल इसी तरह के विशाल आंकड़े दिखते रहे। और जब 5 साल यानी 2020-21 से 2024-25 तक के आंकड़े जोड़े जाते हैं तो बात लाखों करोड़ तक पहुंच जाती है। सभी का इल्जाम ठीक इसी पर है। उसका कहना है कि इन 5 सालों में करीब 15,15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गलत तरीके से दिखाया गया। सेबी के शब्दों में कंपनी का करीब 97 से 99% रेवेन्यू इन्फ्लेटेड था, यानी वो रेवेन्यू था ही नहीं, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, असल आंकड़ा नहीं था। अब यही वो चीज है जो आपके दिमाग को चकरा सकती है। एक तरफ कंपनी हर साल लाखों करोड़ का बिजनेस दिखा रही है और दूसरी तरफ आज शेयर बाजार में उसकी कुल कीमत सिर्फ 3,000 करोड़ है। मेल नहीं खाते ना आंकड़े। और यही जो बेमेल है इस पूरी कहानी की चाबी है। इस बेमेल को समझने के लिए आप 2015 में आइए। उस साल राजेश एक्सपोर्ट्स ने एक बड़ा कदम उठाया। इस कंपनी ने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी वालाकाम्बी को खरीद लिया। अभी वालाकाम्बी दुनिया के सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनर्स में से एक है। इसी सौदे के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स खुद को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी कहने लगी। अब यहां रुककर एक चीज आप समझिए, अगर वालकम्बी सच में इतनी बड़ी या लाखों करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी थी तो साल 2015 में सिर्फ $400 मिलियन में, यानी उस वक्त करीब 2,500 करोड़ के आसपास में कैसे बिक गई? इतनी बड़ी कमाई वाली कंपनी 2,500 करोड़ में कैसे आई होगी? जब आप उसी फर्क में छिपा हुआ है जो बेमेल हम बता रहे थे, रेवेन्यू और असली कमाई एक चीज नहीं होते हैं कंपनी के लिए। वालकाम्बी एक रिफाइनरी है, इसके सिस्टम से हर साल सैकड़ों टन सोना गुजरता है। अब सोना एक प्रेशियस मेटल है, बहुत महंगा होता है, इसलिए जितना सोना इसके खातों से गुजरता है, अगर उस पूरे सोने की कीमत आप जोड़ दें तो आंकड़ा अरबों डॉलर्स में पहुंच जाएगा। और यही असली बात है, रिफाइनरी उस सोने की मालिक नहीं होती है, वो बस उसे रिफाइन करने का चार्ज कमाती है, एक छोटा सा मार्जिन। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। 2014 में वालकाम्बी का रेवेन्यू करीब $38 बिलियन था, लेकिन उसकी असली जो ऑपरेटिंग कमाई थी करीब $33 मिलियन के आसपास ही थी। 34 बिलियन, 33 मिलियन। रेवेन्यू अरबों में, कमाई करोड़ों में। और किसी भी कंपनी की कीमत उसके रेवेन्यू से नहीं, उसकी असली कमाई से तय होती है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक होकर भी वो सिर्फ $400 मिलियन में बिक गई। और ठीक यहीं पर सभी का पूरा इल्जाम भी टिका हुआ है। सभी का कहना है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने ग्रुप लेवल पर अपने रेवेन्यू को ऐसे दिखाया जैसे उसके सिस्टम से गुजरने वाले पूरे सोने की कीमत ही उसकी कमाई हो, जबकि असल में वो सिर्फ रिफाइनरिंग का एक थिन मार्जिन कमाती थी। इसको समझने का एक और एग्जाम्पल कमल जी ने बढ़िया दिया है, टोल प्लाजा।
एक टोल प्लाजा से दिन भर लाखों रुपए की गाड़ियां गुजरती हैं, या एक ही जो गाड़ी गुजरती है वो लाखों रुपए की होती है, और एक दिन में हजारों गाड़ियां। लेकिन टोल वाला सिर्फ टोल ही कमाता है, हर गाड़ी की पूरी कीमत उसकी कमाई नहीं होती है। अब अगर टोल वाला अपनी कमाई बताते वक्त हर गुजरती गाड़ी की पूरी कीमत अपने नाम लिखता रहेगा, तो कागज पर उस टोल प्लाजा की कमाई बड़ी आसमान छूने लगेगी, या आसमान फाड़ के अंतरिक्ष में चली जाएगी, जबकि उसकी जेब में शुद्ध लाभ जो है वो सिर्फ टोल ही आया है। सबसे दिलचस्प बात, कंपनी के अपने नंबर्स भी यही इशारा करते हैं। उसी फाइनेंशियल साल को देखते हैं, 2020-21 को, फिर से रेवेन्यू करीब 2,58,000 करोड़ था, लेकिन मुनाफा सिर्फ 845 करोड़, यानी 100 रुपए के कारोबार पर मुश्किल से 30 से 40 पैसे का मुनाफा। इतना थिन मार्जिन खुद चीख चीख कर बता रहा है कि असली कमाई कितनी छोटी थी, जबकि रेवेन्यू का आंकड़ा बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा था। हमने आपको बताया क्योंकि ये गोल्ड रिफाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है वो तो बहुत बड़ा होता ही है। लेकिन इस बहुत बड़े रेवेन्यू में से आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड रिफाइनरी अगर सोना बेच रही है तो वो और खरीद रही है, या वो सोना खरीद भी रही है। तो आप अपने जहां से आप माल लेते हैं उनको भी बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स आप कर रहे हो। अब सेबी ने अपने आदेश में और क्या क्या कहा है वो आपको बताते हैं, और याद रखिए ये सब सेबी के इल्जाम है, अभी साबित नहीं हुए। सेबी के मुताबिक कंपनी का करीब 97 से 99% रेवेन्यू उसकी विदेशी सब्सिडरीज से आता दिखाया गया, यानी विदेश में बैठी उन कंपनियों से जो राजेश एक्सपोर्ट्स के नीचे आती है, और उनमें सबसे आगे यही वालकम्बी है। लेकिन सेबी का कहना है कि वालकम्बी के अपने ऑडिटेड खातों में जो रेवेन्यू है ग्रुप के दिखाए गए कुल रेवेन्यू के आधे % से भी कम है। यानी जिस कंपनी को सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स बताया गया उसकी अपनी रिपोर्ट में वो नंबर्स थे ही नहीं। इल्जाम है सेबी का। सेबी का दूसरा बड़ा इल्जाम नॉन कॉर्पोरेशन का है, गांधी जी वाला नहीं, ये क्रिमिनल वाला है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि जांच के दौरान कंपनी ने सहयोग नहीं किया, अपने ERP सिस्टम तक पहुंच नहीं दी। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंपनी का असली लेन देन डॉक्यूमेंटेड होता है, कस्टमर्स का नाम, इनवॉइसेस और बाकी असली दस्तावेज भी पूरे नहीं मिले। और जब फॉरेन सब्सिडरीज की जानकारी मांगी गई तो सेबी के मुताबिक कंपनी ने स्विट्जरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कानून का हवाला दे दिया और वो जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक और गंभीर इल्जाम है, सेबी का कहना है कि कुछ मौकों पर कंपनी के पैसे कंपनी के अपने अकाउंट से न जाकर प्रमोटर राजेश मेहता के निजी बैंक अकाउंट से होकर गुजरे, और कंपनी इसका कोई बोर्ड अप्रूवल जैसा डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाई कि ये जो अगर हो भी रहा था तो क्या ये बोर्ड की रजामंदी से हो रहा था। ये पूरा मामला सामने कैसे आया ये भी बताते हैं, क्योंकि चल तो रहा होगा गेम अंदर, बाहर कैसे आया। इसकी शुरुआत मार्च 2024 में हुई, जब सेबी को कंपनी के एक शेयर होल्डर ने शिकायत की। इस शेयर होल्डर की शिकायत थी कि कंपनी ने अपने बही खाते पर एक रकम दिखाई है जो अब तक कंपनी ने रिसीव नहीं की है, कंपनी के पास वो पैसा आया नहीं है, उनकी बुक्स पर है। अब यहीं से सवाल उठा कि कहीं ये एंट्री गलत तरीके से तो नहीं की गई है, क्या पता कंपनी ने कुछ बेचा ही नहीं। ऐसे समझिए कि जब कोई कंपनी अपना माल बेचती है तो जरूरी नहीं है कि पैसा उसको हाथों हाथ मिले। बिजनेस में अक्सर उधार चलता है, माल आज दिया, पैसा कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद आएगा। अब जब तक वो पैसा आता नहीं है, कंपनी के बही खातों में उसे एक एंट्री के तौर पर लिखा जाता है कि इतना पैसा हमें कस्टमर से मिलना बाकी है, मिलेगा। इंग्लिश में इसी बकाया रकम को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, यानी वो पैसा जो कंपनी की कमाई में तो गिना हमने, बुक्स पर डाल दिया, पर असल में अभी आपके अकाउंट में नहीं आया। ऐसे केस में सब कुछ टिका होता है इस भरोसे पर कि ये बकाया पैसा बाद में आएगा, आपके ही पास आएगा। समस्या तब शुरू होती है जब यह पैसा आता ही नहीं है या सालों तक नहीं आता है। शिकायत एग्जैक्टली यही थी, कंपनी के खातों में एक बड़ी रकम 2 साल से भी ज्यादा वक्त से मिलनी बाकी दिख रही थी। अब जरा सोचिए, कोई असली कस्टमर माल ले जाए और 2-2 साल तक पैसा न चुकाए और कंपनी फिर भी चुपचाप बैठी रहे, न दबाव डाले, न केस करे। नॉर्मल बिजनेस में तो बहुत अजीब बात है ये। और यहीं से वो शक पैदा हुआ कि अगर बिक्री असली थी तो पैसा क्यों नहीं आया, और अगर पैसा कभी आना ही नहीं था तो क्या वो बिक्री सच में हुई भी थी या सिर्फ कागज पर दिखा दी गई थी ताकि रेवेन्यू इन्फ्लेटेड लगे। तो उस शेयर होल्डर की शिकायत का निचोड़ यही था कि इतनी बड़ी रकम इतने लंबे समय से बकाया दिखाना अपने आप में एक रेड फ्लैग है, यानी खतरे की घंटी कि कहीं कंपनी की दिखाई गई बिक्री असली है भी या नहीं। इस शिकायत के बाद सेबी ने जांच बिठाई और एक फॉरेंसिक ऑडिटर को खातों की पड़ताल का काम सौंपा। इसी पड़ताल के आधार पर सेबी ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रमोटर राजेश मेहता को कंपनी के शेयर्स में लेन देन से रोक दिया गया है।
कंपनी से कहा गया है कि वो अपने असली और सही फाइनेंशियल तस्वीर सामने रखे। एक नया फोरेंसिक ऑडिटर खातों की दोबारा से जांच करेगा आप कंपनी के, और सेबी ने पूरा मामला नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA को भी भेज दिया। ये वो संस्था है जो बड़ी कंपनियों के ऑडिटर्स पर नजर रखती है, ताकि देखा जा सके कि कंपनी के ऑडिटर्स ने अपना काम ठीक से किया या नहीं। बेसिक में जैसे आप अपना CA रखते हैं, कंपनियों के पास एक टीम होती है ऑडिटर्स की। ये जो संस्था है इसका काम ये देखना है कि इन ऑडिटर्स ने सही रिपोर्ट बनाई थी या नहीं। सेबी के इस ऑर्डर के बाद शेयर मार्केट में बवाल मचा है, क्योंकि सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी में सिर्फ प्राइवेट प्रमोटर्स का ही पैसा नहीं लगा हुआ है। मार्च 2026 के शेयर होल्डिंग के आंकड़ों के मुताबिक LIC के पास इस कंपनी की करीब 10.8% हिस्सेदारी है, पौने 11%। और ये रिपोर्ट्स के मुताबिक हिस्सेदारी कम से कम सितंबर 2023 से वैसी की वैसी पड़ी है। इस बीच न कोई शेयर खरीदा गया न बेचा गया। इसके अलावा विदेशी इन्वेस्टर्स यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स FII की हिस्सेदारी भी इसमें है। हालांकि बीते 3 सालों में घटती गई है। मार्च 2023 में ये करीब 14% थी, मार्च 2026 तक ये घटकर 13.5 पर आ गई। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये कंपनी मुश्किल में आती है तो उसकी आंच सिर्फ प्रमोटर्स तक नहीं रुकेगी, LIC के जरिए और बाकी फंड्स के जरिए इसका असर घूम फिर कर आम लोगों की जेब तक पहुंच जाएगा। उन लोगों तक भी जिन्होंने शायद कभी राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम नहीं सुना होगा। एंड में एक ज़रूरी बात यह कि सेबी का ये इंटरिम यानी शुरुआती आदेश है और ये एक्स पार्टे है, मतलब कंपनी का पक्ष पूरी तरह से सुने बिना पास किया गया है। सेबी ने खुद कहा है कि अभी डिटेल जांच होना बाकी है। कंपनी और प्रमोटर को इन आरोपों को जवाब देने का और अपनी बात रखने का पूरा हक है। इस वीडियो की तैयारी तक कंपनी ने अपनी ओर से मीडिया में इतना ज़रूर कहा था कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा और उस पर लगे आरोप निराधार हैं। फिलहाल तस्वीर बस इतनी है कि कंपनी जो खुद को कभी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरीज में से एक बताती थी, आज सवालों के बीच में है। सोने को लेकर एक पुरानी बात आपको याद आ गई होगी, ये किस्सा सुन के कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। सेबी की जांच के बाद ही पता चलेगा कि राजेश एक्सपोर्ट्स की कुल चमक में असली सोना कितना था और सिर्फ कागज़ की चमक कितनी। राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में ये जो आलेख था कमल ने तैयार किया और इसे तौफीक ने यहाँ रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।